हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आंट-मैन एंड द वॉस्प: क्वांटममेनिया, जो इसी साल 2023 में रिलीज़ हुई थी। तो मूवी की शुरुआत में हमें वो वक्त दिखाया जाता है जब 30 सालों तक जेनेट वैन डाइन एक मिशन के चलते अपने आप को इतना छोटा बना लेती हैं कि सीधा क्वांटम रियल में पहुँच जाती हैं। यहाँ उनके सामने ऐसे क्रीचर आते हैं जो उसने पहले कभी नहीं देखे होते। कुछ को तो वह निपटा देती है, पर जब एक क्रीचर उसे मारने ही वाला होता है तो एक शख्स आकर उसे बचा लेता है, जिसका नाम होता है कैंग द कॉन्करर। जिसके बाद सीन यहाँ से कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है स्कॉटलैंड, जो प्रेजेंट टाइम में बीइंग अ सुपर हीरो पूरे शहर में फेमस हो चुका था। लोग उसके ऑटोग्राफ्स लेते थे, उसके साथ फोटोज खिंचवाते थे, खरीदारी करने पर उसका बिल फ्री कर देते थे, और जिस जगह पर वो काम करता था वहाँ पर भी उसकी फोटोज लगा दी जाती थी। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं होप वैन डाइन को, जो इस वक्त वैम पार्टिकल्स पर रिसर्च कर रही थी ताकि उस पर और ज़्यादा रिसर्च करके देशों दुनिया को आगे बढ़ाया जा सके। और आगे दिखाया जाता है ये शहर के सबसे ऊंचे ब्रिज पर बैठकर बियर पीकर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। स्कॉटलैंड ने अपनी एक बुक भी पब्लिश की थी जिसका नाम होता है लुक आउट फॉर द लिटिल गाय, और वह अपनी ऑडियंस के सामने ये बुक रीड करके बता रहा था। फिर उसके फ़ोन पर कॉल आता है पुलिस स्टेशन से। जब स्कॉट और होप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वहाँ उनकी बेटी कैसी पुलिस वालों के साथ लफड़ा कर रही थी, इसलिए उस जेल में डाल दिया गया था। जाते जाते वह उनकी बड़ी कार का छोटा रूप भी पकड़ा के जाती है। इसकी बात से स्कॉट को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी बुरे रास्तों पर जाए। उसके फादर ने बीइंग एवेंजर पूरी दुनिया को बचाया, लेकिन कैसी छोटी मोटी गुंडागर्दी करके पुलिस थाने में पकड़ी जा रही थी। इसके बाद वो हैंक के घर जाते हैं, मतलब स्कॉट के ससुर जी। यहाँ पर ये बैठकर लंच कर रहे थे। यहाँ पर स्कॉट का कहना था कि पिम पार्टिकल का यूज़ बहुत ही खतरनाक हो सकता है, और अगर ये टेक्नोलॉजी किसी और को मिल गई तो इसका गलत यूज़ भी हो सकता है। बातों ही बातों में जेनेट और हैंक केसी का साथ देने लगते हैं और स्कॉट से कहने लगते हैं छोटी बच्ची है, और वैसे भी उसने उन लोगों की मदद की जो कि ब्लिप के 5 सालों बाद अपने घर आए थे, तो उनके पास रहने के लिए भी जगह नहीं थी। अब वो रोड पे नहीं रहेंगे तो वो कहाँ रहेंगे? अगर पुलिस वाले उन्हें यहाँ से हटाएंगे तो वो जाएंगे कहाँ? और ऐसे कैसी ने दूसरे बार किया था, इसका मतलब है कि वो पहले भी जेल जा चुकी थी। इस पर स्कॉट कहता है कि मैं तुम्हें लोगों की मदद करने से मना नहीं कर रहा हूँ, मगर उनकी मदद करने का दूसरा जरिया भी है। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी के फटे में टांग अड़ाओ, इसलिए उनसे दूर रहना ही बेहतर है। फिर होप अपनी मोम जेनेट से पूछती है, जो 30 साल आपने क्वांटम रियल में बिताए वहाँ आपके साथ क्या हुआ? मगर जेनेट उन्हें बताने के लिए काफ़ी हिचकिचा रही थी। उसी बीच टॉपिक को चेंज करते हैंक बताते हैं कि उन्होंने अपनी एक नई क्रिएशन की है, जो कि है आंट सिविलाइजेशन, जहाँ पर आंट खुद को न्यूरो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए अपने रहने की जगह को काफ़ी ज़्यादा एडवांस बना लेते हैं, और उनका कम्युनिकेशन भी स्ट्रॉन्ग हो गया था। वैसे ही कैसी भी बताती है कि उसने क्वांटम रियल पर रिसर्च की है। अब मैं आपको क्वांटम रियल के बारे में बताऊं तो जैसे हमारी दुनिया एक अलग टाइम और स्पेस के साथ चलती है, जो कि एक अलग डायमेंशन भी है, उसी के साथ अगर डायमेंशन चेंज हो जाए तो वहाँ का समय स्पेस भी अलग तरीके से काम करेगा। इस डायमेंशन पर जितनी खोज की जाए उतनी कम है, तो क्यों ना वहाँ पर जाए बिना एक मैप के थ्रू यहाँ बैठे बैठे वहाँ की रिसर्च कर पाए तो कैसा रहेगा? तो सभी कहते हैं कि यह बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमें वहाँ छोटा होकर जाना भी नहीं पड़ेगा और हमें जानने को भी बहुत कुछ मिलेगा कि किस प्लेस पर टाइम कैसे रिएक्ट करता है। क्योंकि जब जेनेट वहाँ गई थी तो 30 सालों तक वहीं फंसी रही थी और उसकी एज भी काफ़ी बढ़ गई, लेकिन जब स्कॉट वहाँ पे गया था तो 5 साल उसकी एज बढ़ी ही नहीं। ऐसा लगा मानो वो कुछ सेकंड में ही वापस आ चुका था। इस डिवाइस को चालू करते ही यहाँ से कुछ सिग्नल्स क्वांटम रियल में जाते हैं। तो जेनेट पूछती है कि ये काम कैसे करता है, तो केसी बताती है कि ये एक ट्रांसमीटर की तरह काम करता है। हम पहले सिग्नल्स यहाँ से भेजते हैं, वहाँ जाकर ये डाटा प्रोसेस होता है, फिर वहाँ से रिप्लाई आता है, जिससे जेनेट इस मशीन को बंद करने के बारे में कहती है, क्योंकि वह नहीं चाहती वहाँ जो शख्स है उसे इस दुनिया का कोई भी इंफॉर्मेशन मिले। जब तक जेनेट उस मशीन को बंद कर पाती है, उसका मैसेज क्वांटम रियल में जा चुका था, और फिर उस डिवाइस से एक ज़ोरदार रोशनी निकलती है और वह मैग्नेट की तरह सभी चीज़ों को अपने अंदर खींचने लगती है, और ये सभी भी वहाँ एक के बाद एक खींचे चले जाते हैं, जहाँ पर बहुत नीचे तक गिरने के बाद ये अलग अलग लोकेशन पर जाकर गिरते हैं। एक तरफ केसी और स्कॉट गिरते हैं और दूसरी तरफ जेनेट, होप और हैंक होते हैं। ये सभी रास्ता भटक चुके हैं। जब स्कॉट और केसी अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनके पीछे वहाँ की सिविलाइजेशन यानी क्वांटम सिविलाइजेशन पड़ जाती है और इन दोनों को कैद कर लेती है। और दूसरी तरफ जेनेट, जो 30 साल यहाँ पर बिता चुकी थी, उसे पता था कि कब किस वक्त क्या करना है, और वह हर मुसीबत से हैंक और होप को बचा रही थी। अब मदद मांगने के लिए वह
वह एक रेगिस्तान जैसे प्लेस में पहुंच जाते हैं जहां का लीडर आकर उन पर हमला करने ही वाला होता है। तभी जेनेट उसी का चाकू लेकर उसका हाथ काट देती है, मगर उस क्रीचर का हाथ फिर से उगाता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि वह एक वक्त पर जेनेट का दोस्त हुआ करता था। वो उसे कायरल के बारे में पूछती है। अब मिस्टर कायरल उनकी लोकेशन से काफ़ी दूर था, तो जेनेट का दोस्त उन्हें एक सवारी दे देता है जिस पर वे चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर कैसी और स्कॉट की तरफ आता है जो कि उन क्रीचर के बीच में थे। उन्होंने उन्हें पकड़ा हुआ था। इसी बीच इन्हें अब एक मूस पिलाया जाता है। केसी कहती है पापा पी लो, सब समझ आने रहेगा। जैसे ही स्कॉट उस मूस को पीता है तो उसे वहाँ की भाषा समझ आने लगती है, साथ ही साथ उनकी भाषा भी वहाँ के लोग समझ पाते हैं। अब यहाँ जेनेट एक मार्केट में पहुँचती है जहाँ उन्हें एक दरवाज़ा मिलता है। उस दरवाजे पर जेनेट कुछ खुफिया कोड लगाती है, वो खुल जाता है। वो उस दरवाजे के पार एक बार में पहुँच जाते हैं और जेनेट उस बार में मूस ऑर्डर करती है, जिसे पीकर होप और हैंक को भी वहाँ के लोगों की भाषा समझ आने लगती है। अब जेनेट अपने खास आदमी से बात करके कायरल को यहाँ बुलवाती है और तब एक बड़े स्पेसशिप से एंट्री होती है कायरल की। वो कहता है अब मैं यहाँ का लॉर्ड कहलाता हूँ। वो कहता है कि तुम यहाँ पर आई हो और तुम्हारे साथ लोग भी हैं। इसकी खबर कैंग द कॉन्करर को है। वह जेनेट को कहता है कि उसे जो चाहिए वो दे दो। अब हैंक इन दोनों की इतनी फ्रैंक बातें सुनकर काफ़ी जेलस हो रहा था, क्योंकि ये उसकी ही बीवी थी और 30 सालों तक गायब थी। कायरल कहता है तुमने इसके बारे में अपनी फैमिली को नहीं बताया। तब हैंक और होप उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं कि जेनेट क्या छुपा रही है। तब जेनेट को पता था कि कायरल उन्हें कैंग द कॉन्करर के पास ले जाएगा, तो वह वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ उन सबसे लड़ते हुए उसकी स्पेसशिप पर वहाँ से भाग जाती है, जिसे हैंक बड़ी मुश्किल से समझकर चलाता है, क्योंकि उस वर्ल्ड में सब चीज़ें बहुत ही अजीब थी। अब यहाँ सीन शिफ्ट होकर केसी और स्कॉट के पास आता है, जहाँ उनकी लीडर यानी क्वांटम सिविलाइजेशन की लीडर ज़ेंडोरा उनके सामने आती है। उसका एक फ्रेंड भी था जो दिमाग पढ़ सकता था। स्कॉट उनसे कहता है कि हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, हम यहाँ फंस गए हैं, हमारी फैमिली को ढूंढ रहे हैं, जिनसे मिलकर वह वहाँ से चले जाएंगे। जिस पर ज़ेंडोरा कहती है कि तुम यहाँ आए हो तो उसे पता लग ही गया होगा, उसने हम पर बहुत अत्याचार किए हैं। अगर तुम्हारी वजह से उसे हमारी लोकेशन का फिर से पता लग गया तो वह हमें नहीं छोड़ेगा, इसलिए बेहतर है कि तुम्हें यहाँ से दूर छोड़ दिया जाए। तभी कैसी उनसे पूछती है कि कौन है वो। कैसी उन लोगों की हेल्प करना चाहती थी, पर हैंक उसे समझा रहा था कि हम यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, यहाँ खतरा है। तब वहाँ पर दुश्मन का हमला हो जाता है, जिसका नाम था मैकेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड डिज़ाइन ओनली फॉर किलिंग, यानी कि मोडोक। और ये भाई साहब होते हैं फर्स्ट मूवी के डैन क्रॉफ्ट, जिसने येलो जैकेट पहनकर हैंक की टेक्नोलॉजी को चुराने की कोशिश की थी और स्कॉटलैंड का सामना भी किया था। अब इसके पास ज़्यादा पावर आ गई थी, ये काफ़ी एडवांस हो गया था, क्योंकि कैंग द कॉन्करर ने इसके सारे शरीर को ही बदल दिया था। तब सीन शिफ्ट होकर जेनेट की तरफ जाता है, जो स्पेसशिप में जाते हुए हैंक और होप को सच्चाई बताती है कि जब वो यहाँ फंसी हुई थी तो यहाँ वह कैंग से मिली थी, जिसने उसकी जान बचाई थी। उसका स्पेसशिप यहाँ पर गिर चुका था और ख़राब हो चुका था। उसके अंदर एक क्रिस्टल ऑर्ब था जो न्यूरोकनेटिक पावर से चलता था। उन दोनों ने काफ़ी सालों तक उसे चार्ज करने के लिए बहुत मेहनत की, ताकि वो कोर रिचार्ज हो गया तो वो स्पेसशिप में बैठ के घर जा सकते हैं, क्योंकि कैंग ने उसे वादा किया था। वो पूरे दिल से उस क्रिस्टल को रिचार्ज करने में लग जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है जब वो उस क्रिस्टल को रिचार्ज कर देते हैं, जिसके अंदर न्यूरोकनेटिक पावर थी। कैंग की स्पेसशिप में कोई कंट्रोल्स नहीं थे, क्योंकि ये शिप उसके दिमाग से चलता था। और जैसे ही जेनेट उस डिवाइस को छूती है तो वह कैंग की यादों को देख पाती है कि कैंग ने कैसे बाकी पूरे यूनिवर्स को तबाह कर दिया, और हो सकता है कि उसका अगला निशाना हमारे यूनिवर्स ही हो। जिससे जेनेट घबरा जाती है और इस डिवाइस में से क्रिस्टल ओर को निकाल देती है। कैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस क्रिस्टल ओर को पाने की कोशिश करता है, लेकिन जेनेट बाकी यूनिवर्स की तबाही के डर से अपने पिम पार्टिकल का यूज़ करके उसके कोर को बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर देती है, और फिर उसे बचने के लिए पूरे क्वांटम रियल में छिपती फिरती है। अब सीन शिफ्ट होता है स्कॉट और केसी पर, जहाँ पर कैंग के लोग उसे उसके पास ले जाते हैं। कैंग उन्हें बताता है कि उसने अपने काफ़ी साल ही क्वांटम रियल में वेस्ट कर दिए, उसका यहाँ से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके दुश्मनों ने उसे यहाँ ही फेंक दिया, जो कि थे उसी के वेरिएंट्स जो उसे डरते थे। इतने साल यहाँ रहने के बाद कैंग ने अपनी इस सज़ा को ही सल्तनत में बदल दिया। उसने अपनी पावर को यहाँ के लोगों में बांटा और फिर एक बड़ी सिविलाइजेशन तैयार कर ली, जिसे ब्लू ग्रुप भी कहा जाता है। उसे इस क्वांटम रियल से बाहर निकलने के लिए उस कोर को वापस पाना था, जो इस वक्त साइज में बहुत बड़ा था, जो छोटा किया जा सकता था सिर्फ पिम पार्टिकल की मदद से। हालांकि जेनेट उसकी पकड़ से बाहर जा चुकी थी, पर जैसे ही केसी ने क्वांटम रियल में कुछ मैसेज भेजे तो मोडोक ने उसे डिटेक्ट कर लिया और कैंग द कॉन्करर को यूनिवर्स में जाने की चाहत फिर से जाग गई, तो उसने उन्हें कैद करवा लिया। उसका स्कॉट से कहना है कि अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा चाहते हो तो इस पिम पार्टिकल से इस पूरे न्यूरोकनेटिक टेक्नोलॉजी को छोटा कर दो। स्कॉट ऐसा करना नहीं चाहता था, पर अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ता है।
है, मगर ये काम इतना आसान नहीं था। उस न्यूरोकिनेटिक पावर के पास जाते ही आंट मैन की बॉडी एंटेंगल्ड हो जाती है, मतलब उसी की तरह बहुत से बन जाते हैं जो अपने आप में ही सब रियल होते हैं। उस क्रिस्टल ओर्ब तक पहुंचना आसान नहीं था। आंट मैन अपना पूरा साइज बड़ा करके भी उस तक पहुंच नहीं पाता, जिसमें सीन शिफ्ट होकर होप, जेनेट और हैंक के पास जाता है, जो भी क्रिस्टल ओर्ब के पास बढ़ रहे थे, जहां होप को स्कॉट के सिग्नल मिलते हैं और वो उसकी मदद करने के लिए आ जाती है। होप की मदद से स्कॉट उस क्रिस्टल ओर्ब को छोटा करने में कामयाब हो जाता है। फिर वहाँ हैंक और जेनेट भी पहुंच जाते हैं। जेनेट स्कॉट से क्रिस्टल ओर्ब मांगती है। फिर वहाँ कैंग द कॉन्करर आ जाता है, जो स्कॉट से क्रिस्टल ओर्ब मांगता है, पर स्कॉट उससे कहता है कि पहले उसे उसकी बेटी वापस करो। कैंग उससे क्रिस्टल ओर्ब ले लेता है। तभी एक तरफ दिखाया जाता है कि हैंक को मारने के लिए मोर्डॉक उसके पीछे पड़ा हुआ था। तब हैंक की स्पेसशिप क्रैश हो जाती है और कैंग जेनेट को उसके पास जाने से रोकता है और अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ कैसी, जो उसके कब्जे में होती है, वो वहाँ से लटके भाग जाती है। सीन शिफ्ट होकर हैंक पर आ जाता है, जो स्कॉट और होप के सामने अपनी चींटियों के साथ आता है। वह कहता है कि चींटियां उनके साथ ही यहाँ खींची चली आई थी। अब ये चींटियां काफ़ी एडवांस हो चुकी हैं, उन्होंने हैंक को खुद ढूंढा है, उनकी अब एक पूरी सभ्यता बन चुकी है। अब दूसरी तरफ केसी जेंडोरा को भी कैंग के कब्जे से छुड़वाती है। जेंडोरा केसी को सब तक मैसेज पहुंचाने को बोलती है। कैंग जेंडोरा को अपनी सल्तनत दिखाता है। केसी लाइव होकर सबको एकजुट होकर लड़ने का मैसेज देती है और सभी को टावर की ओर बुलाती है, जहाँ कैंग द कॉन्करर था। अब यहाँ पर मूवी की सबसे मजेदार फाइट होती है, जहाँ सभी मिलकर कैंग की ब्लू आर्मी से लड़ते हैं। फिर कैंग खुद लड़ने आ जाता है, जिसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। तब वहाँ पर हैंक चींटियों की पूरी फौज के साथ आ जाता है, जहाँ फिर सब चींटियां कैंग पर हमला करती हैं। डैरन भी जिनका साथ देता है, जिससे कैंग का कवच टूट जाता है। डैरन वहीं दम तोड़ देता है। सभी मिलकर घर जाने लगते हैं। एक पोर्टल ओपन होता है और सब बारी बारी जाते हैं, पर स्कॉट जाने लगता है। कैंग पीछे से उस पर वार कर देता है और उससे लड़ने लगता है, पर स्कॉट उसे उस पोर्टल में जाने से रोकता है। तब वहाँ पर होप भी आ जाती है और वो दोनों मिलकर कैंग को हराते हैं। फिर केसी अपने डिवाइस से उन्हें ढूंढ लेती है और फिर वो भी घर चले जाते हैं, जो पहले की तरह खुशी से जीने लगते हैं। पर स्कॉट को एकदम से याद आती है कि कैंग ने कहा था कि वो बाहर नहीं निकला तो कुछ बुरा हो जाएगा। स्कॉट को इस बात की टेंशन होने लगती है। एंड में कैंग द कॉन्करर के 3 वेरिएंट्स दिखाए जाते हैं, जो कैंग की मौत के बारे में जान जाते हैं। उन्हें लगता है कि जिसने कैंग को मारा है उसे भी मल्टीवर्स का पता लग गया होगा। अगर अब उन्हें नहीं मारा तो वो जो उन्होंने बनाया है सब हथिया लेंगे। और फिर सभी यूनिवर्स के कैंग को एक साथ दिखाया जाता है। फिर अर्थ पर कैंग का एक वेरिएंट दिखाया जाता है, जहां लोकी को भी दिखाया जाता है। मूवी यही सस्पेंस के साथ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।